बच्चों आज हमारा टॉपिक है टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर फील्ड जो बात की जा रही है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा फील्ड जिसके हर पॉइंट पर फील्ड की जो वैल्यू हो, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो और फील्ड की डायरेक्शन हो, दोनों क्या हो, दोनों ही कांस्टेंट हो। यानी कि फील्ड की डायरेक्शन भी ना बदले और फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ना बदले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। यहाँ ध्यान देना है कि स्पेस इनके बीच का कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फील्ड के बीच की स्पेसिंग चेंज होगी तो फील्ड बदल जाएगा। तो इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E at each and every point electric field is constant in magnitude as well as direction। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को किसी एंगल पर रखा गया है। ये हमारा एक डाइपोल है जिसका एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q। इसका नाम हम लिख देते हैं, एक A है, ये नाम B है। तो AB, let us consider AB is an electric dipole having charges -q and +q separated by length 2l। Here 2l is dipole length। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस होती है। अब ध्यान दो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है। मान लेते हैं कि यह किसी एंगल थीटा पर रखा है। Suppose that the charge is the electric dipole is placed at angle theta from uniform electric field। What is theta? Theta अब डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से ली जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो -q से +q के बीच का डायरेक्शन है यह वेक्टर p है। इसका मतलब है कि वेक्टर p डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर रखा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वेक्टर ई से थीटा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी फील्ड में रखा होता है तब उस पर फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन -q, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन -q, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E। क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू F बाई Q, तो F इक्वल टू, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू F बाई Q। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में F बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू E। इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, Q इंटू E। अब ध्यान दो कि जो ये फील्ड जनरेट हुआ है, ये फील्ड जनरेट होने के लिए इधर दो प्लेटें रखी गई होंगी। ऐसे एक प्लेट रखी हो गई जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होगी और इधर एक प्लेट रखी होगी जो क्या है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट होगी। तो जब दो बराबर चार्ज डेंसिटी की प्लेटें, यहाँ प्लस सिग्मा है चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज, और यहाँ माइनस सिग्मा, जब ये दो प्लेटें इस तरह की रखी गई होंगी तभी इस तरह का फील्ड जनरेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये प्लस चार्ज की तरफ, इसका मतलब इस फील्ड का प्रोडक्शन करने के लिए दो प्लेटें रखी गई हैं। तो ये प्लस वाला माइनस पर किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी कि यहाँ से तुम्हारा एक कंसेप्ट निकल कर आया कि यह जो फोर्स लग रहा है वेक्टर F, -q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ये किधर लगेगा, टुवर्ड्स माइनस वेक्टर ई। माइनस वेक्टर ई इधर है तो माइनस वेक्टर ई इधर है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन +q, वो भी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE टुवर्ड्स वेक्टर ई। इस QE की डायरेक्शन, प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा, इस +QE पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में तो वही रहेगा, ये भी F है और ये भी QE के बराबर है, लेकिन ये F जो है वो Q इंटू
वेक्टर ई है, और यहाँ एफ इक्वल टू यहाँ का जो एफ है वो है क्या, यहाँ का जो वेक्टर एफ है वो क्यू इंटू माइनस वेक्टर ई है। यानी कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स जो होगा, तो यहाँ पर वेक्टर ये एफ जो है मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर एफ नेट, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू माइनस वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू वेक्टर ई इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म, ध्यान देना बच्चों, अगर यह यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा तो ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो यहाँ थीटा एंगल पर रखा हुआ, यहाँ ध्यान देना है कि नेट फोर्स जो है वो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर तब 0 होगा जबकि ये फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर ये यूनिफॉर्म ना होता तो, अगर ये यूनिफॉर्म ना होता तो यहाँ फील्ड कुछ और होता, यहाँ फील्ड कुछ और होता, तो ये फोर्स अलग हो जाता, ये फोर्स अलग हो जाता, और तब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो जाता, और तब इनका जोड़ 0 ना होता। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए दो पैरेलल प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर होती हैं, जैसा कि अभी हम लोग बाद में कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इसी तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। किधर लग रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स इधर लग रहा है F। ये भी QE है और ये भी QE है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। यह लेंथ क्या है? 2L है। तो जब कोई इक्वल और अपोजिट फोर्सेज किसी लाइन पर लगते हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब तुम कहोगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है? तो लाइन ऑफ एक्शन इज द लाइन विच इज एक्सटेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स को उसकी डायरेक्शन में आगे पीछे बढ़ाने वाली लाइन ऑफ एक्शन होती है। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। ये एक दूसरे को कभी काट नहीं रही है, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं। अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज इस तरह से लगें कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, यहाँ पर ध्यान देना, ये इक्वल और अपोजिट होने के कारण इनका नेट फोर्स हो चुका है 0। तो नेट फोर्स तो 0 हो चुका है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ये यहाँ पर जो चार्ज है वो इधर आने का प्रयास कर रहा है, यहाँ वाला चार्ज इधर जाने का प्रयास कर रहा है। तो यह पूरा जो डाइपोल है वो इस तरह से क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास कर रहा है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑल्दो द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। नेट फोर्स 0 होने के बावजूद इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर, इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण, एक टार्क काम करेगा। और उस टार्क की वैल्यू क्या होगी? तो वह टार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर कोई पूछे कि टार्क का फार्मूला क्या है, तो चूंकि ये दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट है जिनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है,
तो ये एक कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको कपल भी कहा जाता है। कपल का मतलब जब दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट हों तो दे फॉर्म ए कपल, दियर डायरेक्शन दियर लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। और मूवमेंट ऑफ कपल या टार्क ऑन डाइपोल, इसको चाहे हम कहें मूवमेंट ऑफ कपल, चाहे कहें क्या टार्क ऑन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, तो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं ये इस तरह से, और ये तो ये B है, मान लेते हैं पॉइंट N है, तो BN इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे अगर यहाँ इसको इस तरह से कर लेते हैं तो यही हमारा क्या है, ये BN जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा B इंटू एन, Q इंटू ई, BN की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ देखो BN परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2L, BN अपॉन 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो BN इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, BN इक्वल टू 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, PE साइन थीटा। तो दिस इज योर टार्क विच इज एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो डाइपोल पर लगने वाला टार्क क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, जहाँ P क्या है, जहाँ P जो है वो Q इंटू 2L है, और दिस इज योर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, तो इतना आप लोग कॉपी करिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टार्क है वो क्या गया है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। यह वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एक्यूट एंगल है जो कि क्या है, थीटा है। अब चूंकि टार्क जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर ध्यान देना है कि चूंकि P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि यह वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन उन दोनों वेक्टरों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और जिसको हम राइट हैंड के कर्ल रूल से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारा वेक्टर P है और ये हमारा क्या है वेक्टर E है, और P से E के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर P है, ये वेक्टर E है, तो राइट हैंड का कर्ल रूल क्या कहता है कि हमें अपने हाथ की दाएं हाथ की हथेली को इस तरह से वर्टिकली पहले वेक्टर पे रखना है, और छोटे एंगल से होते हुए दूसरे वेक्टर की तरफ ले आना है। ये P है, ये E है, तो P क्रॉस E निकालना है तो P पे हाथ रखना पड़ेगा, E की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो P पर हथेली को रखते हैं, E की तरफ घुमाते हैं, घुमाव हथेली का घुमाव छोटे एंगल से होना चाहिए। ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज P, दिस इज E, देन P क्रॉस E इज डायरेक्टेड बाय दिस थंब। तो ये थंब जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और यही वेक्टर टाउ की डायरेक्शन होगी, वही P क्रॉस E की भी डायरेक्शन होगी, और यह पूरा जो होगा ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो टाउ की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ टाउ क्या होती है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर E बोथ, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन वेक्टर P और वेक्टर E को आपस में लाई कर रहा है। ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, और जैसे ये वेक्टर P है, ये वेक्टर E है, तो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, और ये जो है वो
उनके प्लेन से अलग है। इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा, जिसको राइट हैंड कर्ल रूल से निकाला जा सकता है। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी कूलम, क्योंकि टार्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? न्यूटन m/t-2 और L तो हो जाएगा mL/t-2। वही जो वर्क की होती है, एनर्जी की होती है, वही डायमेंशन इसकी हो जाएगी। तो डायरेक्शन निकालना जान गए, मैग्नीट्यूड निकालना जान गए, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना। अब टार्क जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, है ना, इफ थीटा। तो थीटा अगर यहाँ क्या हो जाए, 90 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टाउ इक्वल टू PE हो जाएगा। और इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो टाउ मिनिमम इज 0 और टाउ मैक्सिमम क्या है, PE। तो ये थीटा अगर 0 होता है तो इसका मतलब डायपोल को कहा जाता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 होता है तो डायपोल कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर डायपोल ऐसे है, ये माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, और ये फील्ड है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है डायपोल। लेकिन ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर यही डायपोल हमारा इस तरह से हो जाए, कैसे, इधर माइनस क्यू हो जाए और इधर प्लस क्यू, अब ये डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम वह इक्विलिब्रियम होता है जिसमें डायपोल के चार्जेज को अपनी पोजीशन से शिफ्ट करने पर वो फिर से उसी पोजीशन में डायपोल को फॉर्म कर ले, जैसे पहले था वैसे बाद में फिर हो जाए। जैसे अगर यहाँ चार्ज को अभी इधर खिसकाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इस तरह से एडजस्ट होंगे कि डायपोल अपने को फिर से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन सॉरी इसमें कर लेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज इधर होगा और माइनस इधर होगा, तो जब प्लस चार्ज बाएं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से रहे, ठीक है ना, यहाँ पर P जो होता है, यहाँ P किधर है, इधर है, यहाँ थीटा 180 है, यहाँ थीटा क्या है, तो हटा दे रहे हैं। अगर इस तरह से हो, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ थीटा 180 है और यहाँ थीटा है 0 डिग्री। तो थीटा 0 है तो स्टेबल और थीटा 180 है तो अनस्टेबल। यहाँ नेट फोर्स यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस को अपनी पोजीशन से हटाने पर फिर से उसी पोजीशन को पा लेता है डायपोल, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही इसको शिफ्ट किया जाएगा ये अपनी फिर से उसी पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए यह डायपोल क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ये माइनस में है, ठीक है ना, तो ये डायपोल अपने को स्टेबल कर लेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है डायपोल के, ठीक है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब थीटा 0 हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और 180 हो तो अनस्टेबल, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। टाउ मिनिमम 0 है, टाउ मैक्सिमम P इंटू ई है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की भी डेफिनेशन को निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन यहाँ से निकाली जाती है कि टाउ मैक्स अपॉन ई के टर्म में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से P की वैल्यू हम लोग निकालें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स अपॉन ई। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डायपोल का ये वो तरीका है जिससे किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है कि किसी डायपोल को फील्ड में रख दिया जाता है, फिर उसका जो टार्क लगता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होता है, डिवाइड करके हम इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट
कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर लगने वाले मैक्सिमम टार्क और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।